वेलकम टू द क्लास ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप सब जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं काइंड ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी एंड वी ऑलरेडी डिस्कस द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ दिस एजेंसी, दैट इज एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की है एंड स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन दैट यू कैन गो ऑन द टॉप, यू कैन सी दिस सेशन, वॉच इट आउट। एंड नाउ आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ये भी एक तरीके की इम्प्लाइड एजेंसी होती है और इसका मतलब क्या होता है, ये कब अराइज होती है, किस सिचुएशन में होती है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एवरी एजेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। सो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। लेट्स स्टार्ट। हेयर इज इट्स मीनिंग। हमें होल्डिंग आउट एजेंसी क्या बताती है, दैट द एजेंसी बाय होल्डिंग आउट इज समथिंग मोर देन एस्टॉपल। ओके, एस्टॉपल से ज़्यादा है एंड मोस्ट कॉमन इंस्टेंसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ एजेंसी आर फाउंड इन द केस ऑफ मास्टर सर्वेंट, हस्बैंड वाइफ। मीन्स जब आपको बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिले दो पार्टीज के बीच में, तो समझिए अगर उनके कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आपको शो करता है कि अदर पर्सन इज डूइंग ऑल द एक्ट्स इन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, सो देयर इज सम काइंड ऑफ एजेंसी। तो ये ज़्यादातर ऐसी पार्टीज के बीच में मिलती है जिनके बीच में ऑलरेडी एक रिलेशन होता है, जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है दो पर्सन के बीच में, तो यहाँ पर जो एजेंसी होगी वो होल्डिंग आउट की होगी। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है अगर दो पर्सन में, तो उनके बीच की जो एजेंसी है वो होल्डिंग आउट में आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑलरेडी रिलेशन होना चाहिए जब आप उसको होल्डिंग आउट कैटेगरी में डालते हो। So it says that in an agency by holding out, the action of the principal is more positive than in case of agency by estoppel, right? So यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल भी एक्ट करता है और प्रिंसिपल का जो एक्ट होता है वो दैट इज मोर पॉजिटिव, जो आपको शो करता है कि यस यहाँ पर एजेंसी होगी। कैसे होगी, एक एग्जाम्पल से समझेंगे और आपको तब कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, जैसे एज आई सेड मास्टर और सर्वेंट के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, ए अ मास्टर है, ये क्या करता है, अपने सर्वेंट को भेजता है डेली टू बाय द हाउस होल्ड प्रोविजन फॉर सी फ्रॉम सी। मतलब सी से तुम जाकर अपने हमारे घर का सामान लेकर आओ, ये यहाँ पर मास्टर अपने सर्वेंट को भेजता है। तो जो सी है वो एक शॉपकीपर है और वो ऑन क्रेडिट पे सामान देता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया उसका मास्टर ए है और ए मेरे को पे कर देगा। तो ए पर विश्वास करके और सी क्या करता है, उसके सर्वेंट को सामान दे देता है एंड लेटर पेज द बिल विच बिकम एन इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। और ये काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है, ये काम चलता आ रहा है कोर्स ऑफ टाइम पर, ये पता लगता रहता है कि हफ्ते या 2-4 दिन में सर्वेंट आता है, अपने मास्टर के लिए सामान लेकर जाता है, ऑन क्रेडिट लेके जाता है। सो सब्सिक्वेंटली क्या होता है, द सर्वेंट एक बार क्या होता है, अपनी अथॉरिटी से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ही एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, और सोचता है कि सीन को तो पता ही है कि मैं अपने मास्टर के नाम पर सामान ले रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वो कुछ सामान खरीदता है, परचेज ऑन क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ, बट ले आता है अपने लिए, जस्ट फॉर हिमसेल्फ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब सी को पता चलता है तो उसको लगता है भी पैसा तो आ नहीं रहा, वो जाता है ए के पास, कहता है सर मेरा बिल दो, सी स्यूज है। अब यहाँ पर क्या है, ए इस बात का बहाना नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता था कि जो सर्वेंट है वो मेरे नाम पर सामान ले रहा है। ए कैन नॉट प्लीड दैट ही हिज सर्वेंट हैड नो अथॉरिटी टू परचेज ऑन क्रेडिट। आपने तो उसको अथॉरिटी दे रखी थी कि सामान ले आ, अब आपको चेक करना था, वो तो आपका काम है, शॉपकीपर का थोड़ा काम है, और शॉपकीपर को क्या पता कि आज के दिन आप वो आपका सामान नहीं लेकर जा रहा। सो फॉर इफ मास्टर परमिट्स हिज सर्वेंट, अगर वो लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस चला रहा है टू कंडक्ट द परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नाउ हमारा कानून क्या कहता है, ही इज बाउंड बाय हिज प्रायर कंडक्ट, वो उसके हर कंडक्ट के लिए बाउंड रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एजेंसी बाय होल्डिंग आउट आ जाता है। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट मास्टर को लायबल ठहराती है अपने सर्वेंट के हर काम के लिए, क्योंकि सर्वेंट यहाँ पर उसके लिए एज अ एजेंट ही तो परफॉर्म कर रहा था। अब सर्वेंट ने अगर अपनी अथॉरिटी एक्सीड की तो उसमें थर्ड पार्टी का थोड़ा कसूर है, यहाँ पर शॉपकीपर का थोड़ा कसूर है कि उसको क्या पता कब सी उसके कब सर्वेंट ज़्यादा अपनी पावर को एक्सीड कर रहा है या कब नहीं।
shopkeeper will sue A and A is liable here. Okay, the next thing we will see in a case law, बहुत ही important case law रहा है, और इसमें क्या था, the decision of Odisha High Court in Kashinath Das versus Nisakar Raut. This case suggests that देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. ये होल्डिंग आउट का ही एक एग्जाम्पल है. एज आई टोल्ड यू कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट. सो अ लैंडलॉर्ड अपॉइंटेड तहसीलदार, तहसीलदार को अपॉइंट कर देता है एक लैंडलॉर्ड टू मैनेज हिज एग्रीकल्चरल लैंड्स. भाई आप मेरी एग्रीकल्चरल लैंड्स को मैनेज करना, देखना, जैसे भी है इनको संभालो, किसी को देनी है लेनी है, ये इट्स योर ड्यूटी. अब तहसीलदार को तो ये अथॉरिटी मिल गई. नाउ ही लेट आउट द लैंड्स टू टेनेंट्स. वो जाकर उसकी लैंडलॉर्ड की उस लैंड को टेनेंट्स को दे देता है सर्टेन टर्म्स कंडीशंस पर. एन अथॉरिटी ऑफ दिस काइंड वाज नॉट गिवन टू हिम. अब लैंडलॉर्ड ने ये तहसीलदार को अथॉरिटी नहीं दी थी कि टेनेंट्स को लैंड दे टेनेंसी पर. देयरफॉर क्वेश्चन यहाँ पर उठता है वेदर टेनेंसी एग्रीमेंट वुड बाइंड द लैंडलॉर्ड. क्या यहाँ पर टेनेंट जो ये लैंडलॉर्ड है ये लाइबल रहेगा? कभी कल ये कहते मैंने तो तहसीलदार को ये ऑर्डर नहीं दिया था, मैंने तो तहसीलदार को ये अथॉरिटी नहीं दे रखी थी. तो यहाँ पर क्या होता है, लेटर ऑन जब कोर्ट में केस जाता है, इट वॉज हेल्ड दैट लैंडलॉर्ड हैड बाय मेकिंग द तहसीलदार इन चार्ज ऑफ लैंड. जैसे ही लैंडलॉर्ड ने अपनी लैंड तहसीलदार को दी मैनेज करने के लिए या उसको चार्ज में दे दी, ही क्रिएटेड एन अपीयरेंस ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर एक तरीके से उसने उसके हाथ में अथॉरिटी ही तो दे दी कि तू मेरी ज़मीन को संभाल. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग, जैसा यूसेज हो रहा है, जैसी सिचुएशन दिख रही है, इससे ये भी पता चलता है कि तहसीलदार को उस प्रॉपर्टी को लेट करने का भी राइट था. तो यहाँ पर लेटर ऑन लैंडलॉर्ड अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकता. He will be liable for by the principle of holding out. Right students? Similarly, above example जैसा ही है, landlord later on cannot deny from being कि तहसीलदार ने तो अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी, मैंने उसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी थी. नहीं भैया, आपने जब उसको लैंड मैनेज करने के लिए दे दी तो वो चाहे टेनेंसी पर दे, लेट आउट करे, दैट इज नॉट द थिंग. आप लाइबल होगे अगर कल कुछ भी गलती होगी तो. परफेक्ट. सो विद दिस सेशन आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑफ एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट समझ में आया है. क्या होता है, एस्टॉपल से ये थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप होती है. पीपल, बोथ द पीपल हैव क्लोज रिलेशनशिप, और उनकी यूसेज या प्रैक्टिस या जैसा वो चला रहे हैं काम, उससे ये पता लगता है कि येस बोथ द पार्टीज हैव सर्टेन काइंड ऑफ एजेंसी. और उन दोनों की उस रिलेशनशिप को देखकर अगर थर्ड पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है, जैसे ए और बी की रिलेशनशिप को देखकर सी को ये लग रहा है कि बी तो ए का एजेंट ही होगा, तो लेटर ऑन ए इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, वो बी के हर काम के लिए लायबल है. सी के साथ कोई धोखा या फ्रॉड नहीं होना चाहिए. Right students, so with this session is over, and in next session I will meet with you another topic of implied agency. Till then, keep watching, keep sharing, make your notes students. Now the time is on the peak. आपके बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स आउट हो चुके हैं, स्टेट वाइज आ रहे हैं. कीप लर्निंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस हेयर. वी आर प्रोवाइडिंग जुडिशरी नोट्स, MCQs, लास्ट ईयर क्वेश्चंस का पूरा आपको एक सेट मिल रहा है. सो इफ यू वांट दैट पैकेज, मेल अस हेयर, वी विल प्रोवाइड यू.